दक्षिण का दुर्ग गंवाने के बाद अब बीजेपी की नजर छत्तीसगढ़ के दुर्ग पर है, जिसे हासिल करने के लिए बीजेपी के चाणक्य यानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दुर्ग आने वाले हैं। कार्यकर्ताओं को चार्ज करने और संगठन में कसावट की कवायद के साथ शाह दुर्ग में चुनावी हुंकार भरेंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि हजारों कार्यकर्ता कार्यक्रम में जुटेंगे, जिसके लिए तैयारी भी जोरों पर है। प्रशासन के लोग और अपनी टीम के लोग वहाँ पर तैयारी में लगे हैं। ये सौभाग्य का विषय है कि अमित शाह जी का आगमन हो रहा है और वो भोजन करेंगे। छत्तीसगढ़िया डिश भी उनके लिए हमने तैयार करवाई है। शाह के दौरे की तैयारियां तेज हैं, तो कांग्रेस की तैयारी भी युद्ध स्तर की है। कांग्रेस ने मणिपुर से लेकर महंगाई तक और चीन से लेकर किसान के सवाल पर जवाब मांगे हैं। इधर शाह के दौरे पर सीएम भूपेश का तंज भी तैयार था। उन्होंने कहा कि सांसद सरोज पांडे का जन्मदिन है, हो सकता है अमित शाह उन्हें बधाई देने आ रहे होंगे। भाई कल 22 तारीख है, सरोज जी का जन्मदिन है? हो सकता है जन्मदिन मनाने आ रहे हैं। अरे हमारी छोटी बहन है भाई, है ना, हम लोग विश करते हैं। कांग्रेस का हमेशा वहाँ गढ़ रहा है। 77 और 89 में भी कांग्रेस बहुमत के साथ जीत के आई थी। बीच के अंतराल में थोड़ी कमजोर हुई थी, लेकिन अब दुर्ग हमारे कांग्रेस का दुर्ग रहा। सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसा तो बीजेपी का भी पलटवार सामने आया। अब मुख्यमंत्री जी को जितनी सोच है उतना ही तो बोलेंगे। मुख्यमंत्री जी को सुर्खियों में रहने का बहुत शौक है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग को लेकर सियासत यूं ही नहीं चल रही। लंबे समय तक दुर्ग बीजेपी का गढ़ रहा है, जिसमें 2018 में कांग्रेस ने सेंध लगाई। संभाग की 20 सीटों में से 17 पर कांग्रेस काबिज हुई, जिसमें खास बात यह है कि दुर्ग सीएम भूपेश समेत 6 दिग्गज मंत्रियों का भी गढ़ है। यकीनन सियासत और नतीजे जो भी हों, चुनावी दंगल दिलचस्प होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। दुर्ग संभाग छत्तीसगढ़ का सबसे वीवीआईपी संभाग। पहले कभी माना जाता था कि जो राज्य होता है उसकी राजधानी सबसे महत्वपूर्ण होती है, लेकिन 2018 में जब चुनाव हुए, सत्ता में कांग्रेस काबिज हुई, उसके बाद दुर्ग सबसे महत्वपूर्ण संभाग होने लगा। अब क्यों? क्योंकि 6 मंत्री खुद मुख्यमंत्री दुर्ग संभाग से आते हैं। सबसे बड़ी बात, 20 विधानसभा सीटों में 17 विधानसभा सीटें फिलहाल कांग्रेस के पक्ष में। अब तो मैं करूंगा कि 18वां भी, क्योंकि खैरागढ़ में जब उपचुनाव हुआ तो उसमें भी कांग्रेस ने जीत हासिल की। तो आज की अगर स्थिति में हम बात करें तो 18 सीटें, पहले 2018 की बात करें 17 सीटें थी, अब 18 सीटें कांग्रेस के पास है। केवल 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो आप समझ सकते हैं कि दुर्ग पॉलिटिकली कितना महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के। थोड़ा पीछे लिए चलता हूं आपको। 2013 में भी स्थिति बहुत अच्छी थी, 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी। 2008 की स्थिति देखें तो भी बहुत अच्छी स्थिति थी, 11, 13 इन सीटों के बीच में भारतीय जनता पार्टी वेरी करती थी। लेकिन 2018 में ऐसी स्थिति हुई कि दुर्ग, जो कभी भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता था, सरोज पांडे, प्रेम प्रकाश पांडे जैसे कद्दावर नेता वहां से आते थे, वहां भारतीय जनता पार्टी इतनी बुरी कदर से पिछड़ गई। केवल डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव से जीते और दूसरी सीट थी वैशाली नगर। बाकी सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई। इसलिए अमित शाह को लाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य को लाया जा रहा है, और कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश है कि ये 20 सीटें भारतीय जनता पार्टी की नजरिए से कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब शाह के दौरे के बाद क्या असर पड़ेगा, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में चुनावी शंखनाद करने शाह आ रहे हैं। कांग्रेस के दुर्ग में शाह। हमारे साथ बातचीत करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ अजय गंगवानी साहब मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रखर प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ गंगेश द्विवेदी साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ के.एस. चौहान साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रखर प्रवक्ता भी हैं, बहुत सीनियर लीडर भी हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। सबसे पहले मैं चौहान साहब के पास चलता हूं। चौहान साहब, दुर्ग कांग्रेस का अभेद किला है। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि कांग्रेस का अभेद किला है और भारतीय जनता पार्टी से भेद नहीं पाएगी। कहीं ना कहीं आज मैं दिन भर दुर्ग में था, बहुत उत्साह है आपके कार्यकर्ताओं में। और देखिए 17 सीटें, और अब की बात मैं कहूं तो उपचुनाव के बाद 18 सीटें कांग्रेस के पास है, केवल 2 सीट आपके पास है।
क्या स्थिति देख रहे हैं दुर्ग में, कितना असर पड़ेगा शाह के दौरे के बाद, और सबसे बड़ी बात है एक आम कार्यकर्ता की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है शाह का ये दौरा जो दुर्ग में होने जा रहा है? आदित्य जी, सबसे पहली बात ये है कि जो हमारे केंद्र सरकार, मोदी सरकार जी के 9 साल हैं, 9 साल के कार्य जो हैं, उनको गिनाने के लिए, उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए, ये सिर्फ दुर्ग का ही मामला नहीं, छत्तीसगढ़ की हर जनता का मामला है, छत्तीसगढ़ के हर लोगों तक ये पहुंचना चाहिए, बल्कि पूरे देश में पहुंचना चाहिए। 51 जो सभाएं हो रही हैं और रैलियां हो रही हैं, वो पूरे देश भर में हो रही है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि चुनावी स्टंट करने या चुनावी रैली करने आ गए हैं अमित शाह जी, और यहाँ पर 3 रैलियां हैं और 3 अलग अलग क्षेत्रों में है और अलग अलग जगहों में है। तो इस वजह से, और अमित शाह जी जो आ रहे हैं वो एक वैसे ही अपने आप में एक पावर बैंक हैं अमित शाह जी, जो कि अपनी ऊर्जा का संचार हम कार्यकर्ताओं को देंगे, और हम कार्यकर्ता इस छत्तीसगढ़ के उत्थान के लिए, इस कांग्रेस के कुचक्र को हटाने के लिए, कांग्रेस ने जो बरगलाया है लोगों को, कांग्रेस ने जो झूठे वादे किए हैं और उससे सत्ता हासिल की है, उसको हटाने के लिए हम कार्यकर्ताओं को जोश भरने, हम कार्यकर्ताओं को अपना मार्गदर्शन दे रहे हैं, और जन जन की जो नीतियां हैं, जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं, जो केंद्र सरकार के काम हैं, वो जन जन तक पहुंचाने के लिए अमित शाह जी आ रहे हैं। ठीक जी, ठीक। गंगवानी साहब, अमित शाह का दौरा है, निश्चित तौर पर नजर आपकी भी होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य माने जाते हैं और उनका ओहदा भारतीय जनता पार्टी में क्या है ये आप में हम सभी जानते हैं। दुर्ग, वो दुर्ग जिसमें 6 मंत्री हैं, मुख्यमंत्री समेत। मोहम्मद अकबर वहां से आते हैं, अनिला बढ़िया वहां से आते हैं, रुद्र गुरु वहां से आते हैं, रविंद्र चौबे वहां से आते हैं, खुद मुख्यमंत्री वहां से आते हैं, ताम्रध्वज साहू वहां से आते हैं। 6 मंत्रियों का भेद किला है, भेद लेंगे अमित शाह? देखिए आदित्य जी, आपके चैनल पे पूरी जिम्मेदारी इस बात को कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के चाहे अमित शाह जी आए या अन्य केंद्रीय मंत्रियों का दौरा हो, उससे भारतीय जनता पार्टी को कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी का गिरता जनाधार है, खिसकती राजनीतिक जमीन है और गिरती विश्वसनीयता, इसको चाहे केंद्रीय मंत्री प्रयास करें या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, लगातार देखिए 5 विधानसभा के उपचुनाव हो या 83 पंचायत हो, नगरीय निकाय पंचायत के चुनाव, सारे चुनाव के परिणाम स्पष्ट बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता का भरपूर प्यार, स्नेह और आशीर्वाद लगातार मिल रहा है। अगर दुर्ग की बात हो रही तो स्पष्ट कर दूं, 20 में से 18 सीटें अभी कांग्रेस के पास है, और आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में हमें पूरा विश्वास है कि हम दुर्ग संभाग को भारतीय जनता पार्टी से मुक्त कर देंगे। वर्तमान में बस्तर की बात करूं, सरगुजा की बात करूं, दोनों पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी मुक्त हो चुके हैं। लेकिन देखिए, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि ये 4.5 साल तक सिर्फ ट्विटर, सोशल मीडिया पे सक्रिय रहे, कम से कम 6 महीने चुनाव बचे आदित्य जी, तो फील्ड पे दिख रहे हैं। आज 56 लाख सदस्यों का दावा किया गया और वोट मिले इनको 37 लाख, लगभग 9 लाख इनके सदस्य वोट नहीं करते, परिवार की बात तो छोड़ दीजिए। आज लगातार इनके द्वारा जिस प्रकार से वादा खिलाफी की गई, तो छत्तीसगढ़ की जनता 4.5 साल में कांग्रेस निभाने वाली सरकार और 15 साल तक वादा खिलाफी करने वाली सरकार का जो महत्वपूर्ण अंतर है वो महसूस करी है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये कि कुछ आंकड़े दे दूं आपको, 2018 का जो परिणाम आया था, कांग्रेस को वोट मिले थे लगभग 43.9% और भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले 33.6%। जो वोटों का अंतर था 10.7, जो बहुत लंबा अंतर है। इस खाई को पाटने में भारतीय जनता पार्टी किसी प्रकार से सफल नहीं हो पाएगी। जबकि 2003 में जब इन्होंने सरकार बनाई तो वोटों का अंतर था मात्र 0.7%। तो लगभग 11 गुना जो वोटों का अंतर है उसको पाटने में पूरी तरह विफल होंगे। आज लगातार देखिए, गिरिराज सिंह भी ऑलरेडी यहाँ पे दौरे पे हैं। आज उनको जो महात्मा गांधी जी का हत्यारा है, आज वो गोडसे उनको सपूत दिखता है। इस प्रकार के वादास्पद बयान देके लगातार वो चर्चा में रहने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु इसमें कोई फायदा इनको नहीं मिलने वाला। चौहान साहब, मुझे बहुत अच्छे से याद है पिछली बार अमित शाह जी आए थे। खैर, मैं चौहान साहब आपके पास लौटूंगा, पहले गंगेश जी के पास आता हूं। गंगेश जी, कितना महत्वपूर्ण समझते हैं, क्योंकि पिछली बार अमित शाह जब आते थे यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, आप भी देखते रहे, हम लोग भी देखते रहे, 65+ का एक नारा दिया था उन्होंने, आपको याद होगा। लेकिन वो 65+ का नारा कांग्रेस ने शायद अडॉप्ट कर लिया। इस बार उल्टा है, इस बार कांग्रेस 75+ का आंकड़ा दे रही है। इस बार फिर से उल्टा तो नहीं हो जाएगा गंगेश जी? निश्चित तौर पर देखिए, अमित शाह जी के आने, अभी ये दौरा ही नहीं, इसके पहले और 2 बार और आ चुके हैं, 2-3 बार आ चुके हैं। वो रायपुर में भी आए हैं, बस्तर दौरे पे भी गए थे। तो अमित शाह जो लगातार दौरा कर रहे हैं, उसका मतलब यही है कि वो प्रमुख रणनीतिकार हैं मोदी जी के साथ के। तो यहाँ पर आके वो निश्चित तौर पर कोई बड़ी रणनीति तैयार कर रहे हैं, इसमें इससे कोई गुरेज नहीं कर सकते हो। निश्चित तौर पर ये उनका चल रहा है। और ख़ास तौर पर दुर्ग चूँकि
उनका अब कांग्रेस का दावा है कि उनका अभेद्य किला है, केवल 2 ही सीटें इस बार उनके पास रह गई है भाजपा के पास। और चूंकि उसके पहले भाजपा का स्थान था, वो मतलब एक बड़ा क्षेत्र था, गढ़ था कहना चाहिए पहले से, जब जैसे प्रेम प्रकाश पांडे हैं, सरोज पांडे केंद्रीय नेतृत्व तक गई, तो उसको फिर बैलेंस में लाने का प्रयास निश्चित तौर पर करने का ये है। और अमित शाह के आने से भाजपा के कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ेगा। रही बात आंकड़े की, निश्चित तौर पर 65 प्लस वाला जो मुद्दा था, 65 प्लस इधर कांग्रेस का आ गया। अब ये देखिए, इस बार अगर कांग्रेस इस तरह का दावा कर रही तो खतरा कहीं भी, राजनीति में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। जिस तरह से भाजपा सक्रिय हुई है और जिस तरह से हर जगह पे जगह जगह, चाहे वो पठारी क्षेत्र हो या मैदानी इलाका हो, हर तरह अग्रेसिव उनकी जो कार्यकर्ताओं की जो शैली है, अग्रेसिव शैली है, तेजी से वो लोग प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। साथ ही डिबेट में, आरोप प्रत्यारोप में लगातार आक्रामक मोड में टक्कर दे रहे हैं। कांग्रेस भी, ऐसा नहीं कि कांग्रेस कमजोर पड़ रही है, कांग्रेस भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी से है, भिड़ रही है। मुख्यमंत्री खुद ही सबसे ज्यादा फ्रंट फुट में खेल रहे हैं, तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि कांटे की टक्कर है, लेकिन 75 प्लस होना बहुत कठिन है। चौहान साहब, मैं दुर्ग होके आया। चौहान साहब, जैसे ही मैं भिलाई की फिजाओं में जैसे ही मैं एंटर किया, मुझे फिर से वही 2 चेहरे नजर आए, और वो 2 चेहरे जो विपरीत ध्रुवों के लिए जाने जाते हैं, प्रेम प्रकाश पांडे और सरोज पांडे। बिल्कुल कंपटीशन मैंने देखा कि एक होर्डिंग अगर सरोज पांडे की लगी तो उसके बगल में प्रेम प्रकाश जी ने अपनी होर्डिंग लगा दी है। यही कंपटीशन से बहुत पुराना नुकसान हो चुका है 2018 में, फिर से वही कंपटीशन। इस कंपटीशन के चक्कर में दुर्ग फिर से हाथ से तो नहीं चले जाएगा चौहान साहब? देखिए, कंपटीशन आईपीएल में भी होता है आदित्य जी, लेकिन जब हम देश के लिए खेलते हैं तो सब एकजुट होकर खेलते हैं और बाहरी दुश्मनों वो टीमें अलग अलग होती है चौहान साहब, करेक्ट करिए, वो टीमें अलग अलग होती है। अब एक ही टीम के खिलाड़ी नहीं खेलते अलग अलग, टीम अलग अलग खेलती है। मैं वही बात कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि अब आईपीएल के और नीचे आप चले जाएंगे। आप एक बात बताइए आदित्य जी, किसी हम मंदिर में जाते हैं, आप कौन से मंदिर में जाते हैं? अपने घर के पास मंदिर में जाते होंगे, राम भगवान के मंदिर में जाते होंगे, तो हम क्या सोचते हैं कि आप राम के गुट में हैं और आप गुटबाजी कर रहे हैं और कृष्ण के गुट में नहीं जा रहे हैं। तो ऐसा थोड़ी ना होता है। हम एक झंडे और एक डंडे के नीचे हैं, भले वो कोई भी हमारा पदाधिकारी हो, भले वो जनप्रतिनिधि हो, भले वो कार्यकर्ता हो, हम एक विचारधारा को से चलने वाले इंसान हैं। हम एक विचारधारा, जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, हम उसके हिसाब से चलते हैं। दूसरी बात रही कि बिल्कुल लगेंगे पोस्टर, लगेंगे बैनर, लगेंगे, क्यों नहीं लगेंगे, और दूसरों की क्यों नहीं लगेंगे, और उसमें जो लगाते हैं कार्यकर्ता के बैनर भी लगते हैं, उसमें क्यों नहीं लगेंगे। रही बात, अभी हमारे गंगवानी जी बोल रहे थे कि इतने वोट से हम हारे हैं, इतने वोट से हारे हैं, तो मैं एक बात बता दूं, 100 सुनार की 1 लोहार की आपने सुनी होगी। जब 2019 में जब चुनाव हुआ था तो लगभग 4 लाख वोटों से विजय बघेल जी जीते थे, जो कि पूरे हिंदुस्तान में टॉप 10 पे है जो जीत है। तो ये आप भूल मत जाइए और ये देखिए। और आप ये बोलते हैं कि कांग्रेसी विचारधारा, तो कांग्रेसी विचारधारा नहीं थी 2018 में आदित्य जी, जब लोगों ने उनको वोट दिया था तो ये सोच के दिया था कि हमारी घोषणाएं जो इन्होंने घोषणा की है वो पूरी होंगी, जो कि इनके टीएस सिंहदेव जी मंत्री ने भी ये एक्सेप्ट किया है कि कांग्रेस पार्टी के कारण ये जीत नहीं हुई थी। 50% जो जीत का आधार था वो मैनिफेस्टो था, जो मैनिफेस्टो आप लोगों ने बरगलाने के लिए झूठा आपने थोपा। दूसरी बात, एक चार चेहरे सामने आपने रखे, 2 स्थान को साधने के लिए और 2 समाज को साधने के लिए, और 4 मुख्यमंत्री को प्रोजेक्ट किया। उसके बाद भी लड़ाइयां होती रही, 2 की और भी अभी भी लड़ाइयां हो रही हैं। एक को राज्यसभा सांसद बनाया गया और एक को उनके गृह मंत्रालय में ट्रांसफर कर दिया जाता है, उनसे पूछा तक नहीं जाता है। ऐसे आपने बरगला के, ऐसे धोखा देके लोगों से वोट ली, जिसके कारण अब लोग समझ गए हैं और इसका माकूल जवाब आपको अभी 4 महीने के बाद दिया जाएगा। ठीक है द्विवेदी साहब, छत्तीसगढ़ की फिजा हमने देखी है। छत्तीसगढ़
का जो शख्स होता है उसको, बड़े नेताओं की सभा अलग चीज है। आप भी 2018 की आपने रिपोर्टिंग की, 2019 का लोकसभा चुनाव भी देखा। जब हम लोग फील्ड पे थे 2018 में बहुत साफ था, हमको बीजेपी चाहिए ही नहीं। लेकिन जब 2019 का लोकसभा चुनाव आया गंगेश जी, मैं खुद उससे 2-4 मुझे ऐसा लगता था कि बहुत आराम से कांग्रेस 6 या 7 सीटें ले आएंगी। लेकिन जब आम आदमी लोगों के पास में बैठा, लोगों के पास तुमको बहुत साफ कहना था, विधानसभा का चुनाव अलग होता है, केंद्र में हमें मोदी चाहिए। बिल्कुल, विधानसभा का चुनाव बिल्कुल अलग होता है। और आपका मतदाता वो मतदाता नहीं है, आपका मतदाता बहुत ज्यादा समझदार है। गंगेश जी, अमित शाह का दौरा, दुर्ग का दौरा, क्योंकि दुर्ग अब सबसे वीवीआईपी संभाग है, ऐसे में जब 6 मंत्री वहां से आते हैं, कितना महत्वपूर्ण इस दौरे को मान रहे हैं? निश्चित तौर पर देखिए, आपने जो कहा हुआ तो एकदम सही है। खास तौर पर छत्तीसगढ़ के मतदाताओं को मैं इस बात के लिए मतलब साधुवाद देना चाहूँगा कि वो बहुत अच्छे से मुद्दों को समझते हैं। और पिछले चुनाव का परिणाम उसी समझदारी का परिणाम है कि एकदम से एक विधानसभा में स्थानीय मुद्दों को लेकर उन्होंने वोटिंग की और कांग्रेस को जिताया और बहुत बड़ा बहुमत दिया। साथ ही उसके जस्ट 1 साल बाद भाजपा को बड़ा बहुमत देके वहाँ लोकसभा में अच्छी मतलब एकदम से वोट पलटे, समझ लीजिए एक तरह से। तो जिस तरह से उन्होंने अपने समझदारी दिखाई, निश्चित तौर पर यहाँ पे अमित शाह अगर दौरा करेंगे तो कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। उनके आने से निश्चित तौर पर बड़े नेता हैं, कहीं ना कहीं उनका असर जनता पे भी पड़ेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन स्थानीय मुद्दे ज़्यादा काम करेंगे। मुझे लगता है कि अब जब खासतौर पे टिकट सिलेक्शन की जब बात आएगी, टिकट सिलेक्शन से ही पिछली बार जब क्लियर होने लग गया था, अपन आपको ध्यान होगा करीब 35 सीटों पे बात खड़ा हुआ था विधानसभा चुनाव समय भाजपा के, मतलब 35 सीटों पे तो रायपुर के दफ्तर प्रदर्शन हुआ था। इसके अलावा मेरे ख्याल से लगभग 50% सीटों में विवाद था। तो वहीं से क्लियर होने लगा था कि सही कैंडिडेट भाजपा चुन नहीं रही है, तो जनता के बीच उसका मैसेज गलत जा रहा है और उसका परिणाम भी दिखा। तो ये चीज़ें दोनों ही पार्टियों को इस बार बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए गुटबाजियाँ दोनों में है। अभी आपने जिक्र भी किया कि वो जो पिछली बार की जो गुटबाजी उभर के दिख रही है, निश्चित तौर पर उसी तरह कांग्रेस में भी गुटबाजियां हैं, तो कांग्रेस को भी अपनी गुटबाजी को कंट्रोल करना पड़ेगा और भाजपा को। चौहान साहब, शाह जी आ क्यों रहे हैं? क्योंकि आज एक बयान आता है मुख्यमंत्री जी का कि सरोज पांडे जी को जन्मदिन की, मैं आऊंगा अजय जी आपके पास। चौहान साहब, एक वाक्य आज हुआ सुबह, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सरोज पांडे जी का जन्मदिन है तो इसलिए शाह जी आ रहे हैं। किस कारण से आ रहे हैं? जन्मदिन की बधाई देने आ रहे हैं कि कोई और कारण भी है? चौहान साहब। आदित्य जी, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि 51 हमारी सभाएं हैं पूरे हिंदुस्तान में, और सौभाग्यवश ठीक है हमारे सुश्री सरोज पांडे जी का जन्मदिन भी है। और दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता और पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि अपने काम को तवज्जो देते हैं, उसी को वो त्यौहार मानते हैं, क्योंकि त्यौहार जो है उनके लिए लोगों की सेवा करना है। और कांग्रेस पार्टी के लिए हो सकता है कि वो अपना जन्मदिन मनाने के लिए आउट ऑफ कंट्री भी जाते हैं, वहाँ पर पार्टियां भी करते हैं और तरह तरह की चीजें भी करते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति नहीं है। हाँ ठीक है, कार्यकर्ता उनसे मिलने आते हैं और कार्यकर्ताओं का सम्मान करना उस दिन हर नेता का, हर जनप्रतिनिधि का, हर कार्यकर्ता का, हर इंसान का धर्म होता है। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी काम को ज़्यादा तवज्जो देती है और हमारे अमित शाह जी उसके बाद बालाघाट भी जाएंगे, तो आप बोलेंगे कि बालाघाट में भी किसी कार्यकर्ता का जन्मदिन होगा, तो निश्चित रूप से होगा। और उसके बाद दिल्ली से आएंगे तो वहाँ पर किसी कार्यकर्ता या पदाधिकारी का आज जन्मदिन 22 तारीख को जन्मदिन होगा, तो निश्चित रूप से होगा। हर दिन किसी न किसी का जन्मदिन होता है और हर दिन किसी न किसी का ये होता है। और ये सोच जो है भूपेश बघेल जी की, जी नाम जी शाह जी बहुत प्रोफेशनल इंसान हैं और मुझे नहीं लगता किसी का जन्मदिन मनाने वो आ रहे होंगे। गंगवानी साहब, छत्तीसगढ़ में दुर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अमित शाह के आने का फर्क तो देखिए पड़ता है। आज भी मैं मंच पर देख के आया, रमन सिंह को वही तरजीह, और रमन सिंह अकेले हेलीकॉप्टर में रायपुर से दुर्ग उनके साथ जाएंगे। हर बार आप लोग आरोप लगाते थे रमन सिंह जी को प्रेफरेंस नहीं दिया जा रहा है, रमन सिंह की उपयोगिता नहीं है। इससे बड़ी क्या उपयोगिता होगी और क्या प्रेफरेंस मिलेगा कि अमित शाह के साथ वो दुर्ग पहुंच रहे हैं? अब तो नहीं कहेंगे ना आप लोग, गंगवानी साहब? देखिए आदित्य जी, बहुत महत्वपूर्ण है। आपने एक प्रश्न पूछा चौहान जी से
क्या सरोज पांडे और इनका अलग अलग गुट है, प्रेम प्रकाश पांडे जी का? सच को स्वीकार नहीं कर रहा, आईपीएल टीम का वो दे रहे हैं। क्या ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में आपस में आईपीएल की दो अलग अलग टीमें एक दूसरे के विरोध में खड़ी हैं? देखिए बहुत स्पष्ट है आदित्य जी, आज 14 विधायक है जो 6-6 गुटों में बटे हैं। रमन सिंह जी का अलग गुट है, जय चंदाकर जी का अलग गुट है, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, सरोज पांडे, प्रेम प्रकाश पांडे। देखिए आप एक बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि अपने साथ हेलीकॉप्टर में उठा के ले गए। अगर इतना नैतिक साहस है तो क्या रमन सिंह को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करेंगे? मुझे बता दीजिए चैनल पे। आज रायगढ़ की भाजपा की कार्य समिति की बैठक में रमन सिंह ने कहा था भैया 15 साल आप 1 साल के लिए भ्रष्टाचार छोड़ दीजिए, 30 साल तक सगा हिला नहीं पाएंगे। लेकिन जिनके डीएनए में खून में भ्रष्टाचार है वो उससे बाहर नहीं आएंगे। देखिए साहब, कभी भी विपक्ष में जो भी पार्टी रहती है वो चेहरा नहीं बनाती। आपने क्या भूपेश बघेल को चेहरा बनाया था पिछली बार सीएम पद का? देखिए बहुत स्पष्ट था हमारे पद कहीं नहीं रहता ये। जी मैं कंप्लीट कर लेता हूं मेरी बात को आदित्य जी, और प्रश्नों तो जोड़ लीजिए ताकि मैं एक साथ जवाब दे दूं आपका। देखिए बहुत स्पष्ट है, आज जब पहले हमारा 2018 के पहले 1200 किलोमीटर की पदयात्रा की भूपेश बघेल जी ने, आज जय और वीरू की जोड़ी ने मिलकर जनता के बीच जाकर उनके वादों को, उनकी घोषणाओं को, उनकी समस्याओं को समझकर आज घोषणा पत्र बनाया। हम मानते हैं कि उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हमारे चुनाव जीतने में। 36 में से 31 बिंदुओं के वादे पूरे कर दिए। देखिए प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल जी थे तो वो स्वाभाविक उम्मीदवार थे। क्या इनके बता दीजिए अरुण साहू जी क्या स्वाभाविक उम्मीदवार है? क्या नारायण चंदेल इनके मुख्यमंत्री के दावेदार है? इस सच को स्वीकार नहीं करेंगे। आप देखिए 4.5 साल में आप 4 प्रदेश सदस्य बदल लेते हैं, 6 प्रदेश प्रभारी बदल लेते हैं, नेता प्रतिपक्ष को कार्यकाल के पहले हटा देते हैं। तो क्या इस चेहरा बदलने से आपकी विश्वसनीयता स्थापित होगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता का पूरा विश्वास आपसे समाप्त हो चुका है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण तथ्य देखिए कि ऑर्गेनाइजर जो आरएसएस का प्रमुख पत्र है उसके एडिटोरियल में क्या किया गया कि स्पष्ट रूप से कहा गया नरेंद्र मोदी के चेहरे पे आप चुनाव नहीं जीत सकते, हिंदुत्व के नाम पे राजनीति करके आप सरकार नहीं बना सकते। ये एक उनके लिए संकेत है, आपको बदलना पड़ेगा। कर्नाटक में देखा हमने आदित्य जी, आज मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, आखिरी के 7 दिन में सभाएं मीटिंग सारी ली गई, उसके बाद वो बुरी तरह हारते हैं। तो आप मोदी के चेहरे पे छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ने का जो साहस दिखा रहे हैं उसमें आपको सफलता नहीं मिलने वाली। आदित्य जी चौहान साहब जवाब दे दीजिए। आदित्य जी मेरे को एक मिनट बोले प्लीज। बिल्कुल 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 बोलिए चौहान साहब। आदित्य जी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो आपने स्पष्ट पूछा कि क्या आपका भूपेश बघेल जी का चेहरा था, तो ये बता नहीं पाए, और मैं बताता हूँ कि ये 4 चेहरे थे और उसके बाद भी नहीं उसके और चुनाव जीतने के बाद भी इन्होंने चुनाव जीतने के बाद भी इनके पास 4 चेहरे थे, 4 चेहरे थे चुनाव जीतने के बाद, और 2 चेहरे तो अभी तक लड़ाई ले रहे हैं। और उसके बाद इनका खामियाजा छत्तीसगढ़ की जनता को भुगतना पड़ रहा है। ना स्वास्थ्य मंत्रालय का कोई सूद-बूद है, ना गृह मंत्रालय की कोई सूद-बूद है, ना किसी और मंत्रालय की सूद-बूद है। अरे आप जिनके जो मुख्यमंत्री के जो एक दावेदार होते थे उनको राज्यसभा की टिकट तो दे नहीं पाए। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपका चेहरा केंद्र में कौन सा है और केंद्र में विपक्ष के लिए कौन सा चेहरा है? क्योंकि सत्ता में तो आप आ नहीं सकते, विपक्ष में भी कौन सा चेहरा है? क्योंकि प्रधानमंत्री के लिए आपका क्या कौन सा चेहरा? चुनाव के बाद तो सच को स्वीकार करने के नैतिक साहस दिखाइए चैनल पे। आपने मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा कर्नाटक में, क्या बुरी हार हुई देख लिया देश की जनता ने। और आने वाले 5 राज्यों के चुनाव में देखिएगा चौहान जी, आपको छत्तीसगढ़ की जनता देश की जनता आईना दिखाएगी। नामदेव जी हवा उड़ना छोड़ दीजिए, धरातल पे उतर दीजिए चौहान जी, सच को स्वीकार कर लीजिए। बैठा करें बीजेपी की पूरी स्टडी करके बैठा हूं, 10% वोट का अंतर है, बता दीजिए कैसे बांटेंगे इस अंतर को? 36% था और अभी भी कर्नाटक का जो अभी जो चुनाव हुआ है उसमें भी 36% है वोट ऑफ परसेंटेज। आपने बीजेपी के वोटर्स कहा लिए, आपने दूसरे पार्टी के वोटर्स लिए। सिर्फ और सिर्फ मोदी के चेहरे पे लड़ा। जब आप ये बताते हैं कि हम जब आप ये बताते हैं हमारे को कि हम कर्नाटक में कांग्रेस ने चुनाव जीता है, तो मैं ये पूछना चाहता हूं पिछले 9 सालों में कांग्रेस 90% क्यों चुनाव हार गई है? क्या कर्नाटक का चुनाव सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की विचारधारा से जीता गया है? क्या कांग्रेस ने गांधी परिवार के कारण जीता है कि या वहां के मेन पैटर्न था, जो चुनाव जीतने का मेन पैटर्न था वो था? और 36% जो वोट ऑफ परसेंटेज जो अभी इस चुनाव में मिले वो पिछले चुनाव में भी मिले थे 36% बीजेपी को। तब क्या हो गया था? बीजेपी के वोटर्स नहीं गए। जी
ठीक है, जवाब दे दीजिए कंगवाई साहब जी। देखिए आदित्य जी, बहुत स्पष्ट है, आज देश की जनता जानती है, इनके केंद्रीय गृह मंत्री ने स्वीकार किया था, हमारे वादे जुमले हैं। आज ये लगातार 15 साल तक यहाँ सत्ता में रहे, न आदिवासी परिवार को नौकरी दी, न जर्सी गाय दी, न 2100 रुपए 300 रुपए बोनस का वादा किया। लगातार हर वर्ग, चाहे किसान, मजदूर, आदिवासी, महिला, युवा, हर वर्ग को आपने ठगने का काम किया, जिसका नतीजा भुगता कि आप 15 सीटों तक सीमित हो गए। उसके बाद भी आप जागने के लिए तैयार नहीं है। आज हमने लगातार किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के, युवाओं के, हर वर्ग के न्याय के लिए काम किया। आज छत्तीसगढ़ मॉडल को लेकर हमने हिमाचल प्रदेश में चुनाव जीता, हमने कर्नाटक में चुनाव जीता, उसके बाद भी आप सब स्वीकार करने का साथ नहीं दिखा रहे। आने वाले जो इस साल में 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव है और अगले साल जो लोकसभा चुनाव है, आप मुंह की खाने वाले हैं। आपका प्रति संगठन आरएसएस आपको इंगित कर रहा है, आपको संकेत दे रहा है, उसके बाद भी आप सब स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। 10% वोटों का अंतर है, आप इस खाई को पाटेंगे? मुझे बता दीजिए। सबसे महत्वपूर्ण यह है, बिना दूल्हे की बारात लेके आप चलना चाहते हैं, क्या आप जीतेंगे चुनाव? क्या कोई मुख्यमंत्री का चेहरा है? आपके प्रभारी ने स्वीकार किया कि माननीय भूपेश बघेल जी की टक्कर का हमारे पास एक भी चेहरा नहीं है, उसके बाद भी सच को स्वीकार नहीं करते। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, आज जो आपका दिल्ली का केंद्रीय नेतृत्व है, वो आपके छत्तीसगढ़ के किसी नेता पर विश्वास नहीं कर रहा, न उसे रमन सिंह पे भरोसा है, न अजय चंद्राकर जी पे, न बिजमोहन अग्रवाल जी पे। सबसे महत्वपूर्ण 2000 में आज भी वो दृश्य छत्तीसगढ़ की जनता नहीं भूली है, जब माननीय प्रधानमंत्री जी टेबल के नीचे छुप के जान बचाते हैं। ये आपकी गुटबाजी और अंतकलह की चरम सीमा है। आपके सच्चे नाम उपासने कहते हैं, आप परिश्रम की जगह परिक्रमा को महत्व दी जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी चरित्र जो पार्टी में डिफेंस का दावा करती है, ये पूरी तरह विफल हो चुकी है। तो दुर्ग अभेद किला है निश्चित तौर पर, और उसे भारतीय जनता पार्टी भेद पाएगी कि नहीं भेद पाएगी, क्योंकि पिछले चुनाव में मुख्यमंत्री वहां से मुख्यमंत्री बनेंगे तय नहीं था। इस बार मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ 5 मंत्री, मतलब कुल 6 मंत्रियों की फौज है। ऐसे में अमित शाह का दौरा कितना असर करेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए, हम सबकी नजर रहे। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है दुर्ग को चुना जाना और दुर्ग से चुनावी शंखनाद अमित शाह का करना। आप सभी लोगों में से जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का मुद्दा फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।